अब हम एग्ज़ाम के हवाले से एक अहम जो है ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम के हवाले से निहायत अहम है, बहुत ही अहम है। तवज्जो से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा एग्ज़ाम में, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन law of mass action, state and explain law of mass action। ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और निहायत अहम क्वेश्चन है। also derives expression for equilibrium constant, for equilibrium कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। यही सबसे पहला आपने ये याद करना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, नोट कैसे बनाएंगे, समझेंगे कैसे, सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए हेडिंग दे देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। law of mass action, law of mass action, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपके पास हेडिंग हमने यहाँ पे लगा दी। सबसे पहले ये जो है ना, दो साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया था, ठीक है। दो साइंटिस्ट, एक का नाम है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, सीएम गुलबर्ज एंड पीटर वेज, ये दो साइंटिस्ट, ठीक है। कब की बात है, इन 1864 की बात है। सीएम गुलबर्ज एंड पीटर वेज इन 1864 प्रेजेंट लॉ ऑफ मास एक्शन, पेश किया था द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने सबसे पहले पेश किया था? ये नॉर्वे का साइंटिस्ट है, ठीक है। नॉर्वे का साइंटिस्ट है, नॉर्वे आपने सुना होगा। सीएम गुलबर्ज और पीटर वेज 1864 में उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट देखिए इसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट, for a reversible reaction, आप यहाँ से फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन से आप सबको एक बात कंफर्म होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताए कमेंट में। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन
मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है मुझे बताएंगे आप लोग। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। For the reversible reaction, the rate of forward reaction is directly proportional जी आयशा बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? The rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of the reactant. And the rate of backward reaction मुझे बताएं आप लोग क्यों नहीं बता रहे? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। तो ये जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the active mass of product. ये बात समझ में आ गई? For the reversible reaction, the rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of reactant, and the rate of backward reaction is directly to the active mass of product. अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो देखो इसका मतलब ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्टिव मास का टर्म, एक्टिव मास का मतलब है कि कंसंट्रेशन। एक्टिव मास से यहाँ पे क्या मुराद है? एक्टिव मास से यहाँ पे मुराद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मतलब यह है जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जितना प्रोडक्ट अमाउंट में ज्यादा होंगे उतना ही जल्दी जल्दी से आपके पास क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बना रहे होंगे, और जितना प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतना ही रिएक्टेंट बनाने की जो शरह है वो ज्यादा होंगी। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट से मुराद ये है कि कितनी टाइमिंग के अंदर कितना कंसंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा से ज्यादा फास्ट टाइमिंग में आपके पास प्रोडक्ट बनते हुए आपको नजर आएंगे, और जितना आपके पास जो है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होंगी उतना ही आपको जो है ना तेज शरह में स्पीड के साथ आपको दोबारा रिएक्टेंट बनते हुए नजर आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है बात? अब ये तो हमने इसकी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है।
अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा कंसीडर a hypothetical reaction. Consider a hypothetical reaction in which a mole of reactant A and B mole of reactant B capital B, ठीक है, और react together एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं and forms C mole of product C and D mole of product कैपिटल D, ठीक है। अब सर ये आपने सब क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक हाइपोथेटिकल कंसीडर किया एक रिएक्शन को, जिसमें देखो मोल को आप सामने शो करेंगे, ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्शन करेंगे बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी से। करने के बाद हमें, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो इस तरह एरो से शो करेंगे। करने के बाद आपके पास बनाएंगे सी मोल ऑफ रिएक्टेंट सी प्लस डी मोल ऑफ रिएक्टेंट के। ये मैंने बोला अभी बात किस तरह, ये समझ में आया। एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर किया। जरा मैं इसको दोबारा से ऊपर की स्टेटमेंट को आपको बयान करता हूँ कि इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, ठीक है। इसको डिराइव करना है केसी के लिए, आज हमने एक्सप्रेशन बनाना है, इसी वजह से पेपर के लिए हमें। तो हमने बोला कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी मोल, ये बी मोल, ठीक है, बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी टू फॉर्म सी मोल ऑफ रिएक्टेंट सी एंड डी मोल ऑफ रिएक्टेंट डी। ये आपस में, ये हमने हाइपोथेटिकली किया, अल्फाबेट के हिसाब से ये कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे इनकी जगह पे ना, तो ये रिएक्शन करके ये आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट में सी डी है, रिएक्टेंट में और बी है। आई बात समझ में? यहाँ पे ए की जगह पे 2, 3 हो सकते हैं। ए की फर्स्ट कर ले, स्मॉल ए की जगह पे 2 होंगे ना, ये चूंकि मोल हमने ए से रिप्रेजेंट किया, और कैपिटल ए की जगह पे कोई एलिमेंट होगा 2Na, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे ये हो सकते हैं 2Cl, ठीक है। नहीं, बी दरअसल यहाँ पे मोल ये रिप्रेजेंट करता है इसको, मोल को, ठीक है। बाकी ए बी यहाँ पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको ए बी समझाने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है। हमने हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन कंसीडर किया। अब ऊपर की स्टेटमेंट के मुताबिक, ऊपर अगर आप देखें तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक यहाँ पे याद रखिए, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या बना रही है, ये पूरा हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जितना आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे उसका जो रेट है वो आपके पास क्या होगा, उतना ही प्रोडक्ट बनाने की शरह ज़्यादा होंगी।
तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू law of according to law of mass action अभी जो पढ़ा उसके मुताबिक अभी हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को इस साइन से शो करते हैं। ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ। अब आप कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से कंसंट्रेशन को शो करते हैं। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये आपको इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपके पास किसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपके पास रिएक्टेंट के। और रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में ए और बी है। तो सर ये स्मॉल ए और स्मॉल बी कहाँ गया, स्मॉल ए इधर आप पावर में लिखिए, याद रखें स्मॉल ए इधर इस तरह यूं पावर में लिखेंगे और स्मॉल बी भी इधर यूं पावर में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। किस किस को यहाँ तक बात क्लियर है? इसी तरह इसमें आता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा आर एफ से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर एफ से, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करो, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप ख़त्म करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, एक यहाँ हमारे पास आएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ, ठीक है, साथ में इक्वल्स टू आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे के एफ और कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोल ऊपर पावर में लिखेंगे, जो मोल सामने लिखा था ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। अब तो ये तो फॉरवर्ड के लिए हुआ सर। अगर फॉरवर्ड के लिए ऐसा है तो आपने ऊपर डेफिनेशन में आपने ये लिखा है कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने वो उसका एक्सप्रेशन नीचे बना दिया। और इसका किससे बनाएंगे, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका भी बना सकते हैं आप। देखो सिमिलरली आप लिखें यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इस दफा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट में सी यहाँ लिखेंगे, मोल ऊपर पावर में लिखेंगे। इसी तरह डी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डी आप कहाँ लिखेंगे, डी यहाँ लिखेंगे और इसके मोल को ऊपर पावर में लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको रेट ऑफ रिवर्स को आर से अगर आप रिप्रेजेंट करें, आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, या रेट ऑफ बैकवर्ड बी से भी कर सकते हैं आप, आर से करें। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हो गया आपके पास, या आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को ही ख़त्म कर दे तो इक्वल्स टू आएगा एक, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। इस दफ़ा कांस्टेंट के तौर पर क्या आएगा, के आर सी की पावर सी और डी की पावर डी, ठीक है। पूरे चैप्टर के अंदर बोर्ड के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कराऊंगा। तो इसको इक्वेशन नाम दे दें। लेकिन हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction becomes equal
becomes equal to the rate of रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, के एफ ए पावर ए बी पावर बी इज इक्वल टू के आर सी पावर सी डी पावर डी। अच्छा, यहाँ पे के एफ और के आर क्या है, के एफ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करें आप, ये वाली इक्वेशन पे। अगर इस इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा इस तरह मॉडिफाई करूँ कि के आर को नीचे लेके आऊँ, यानी के एफ यहाँ है और इसके आर को इसके नीचे लेके आऊँ के एफ के, तो यहाँ पे के आर नीचे आ गया। ठीक है, और इस ए और बी को इसके नीचे लेके जाऊँ सी और सी के, तो क्या होगा, सी की पावर सी और डी की पावर डी। ठीक है, डी, और इनके नीचे क्या आएंगे, ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब स्पेशल बात, ये जो रेशो है के एफ और के आर, वो कहलाता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, रेशो ऑफ या आप डायरेक्ट पहले इसको इस तरह लिखें, के सी इज इक्वल टू क्योंकि हमारे पास के सी बराबर होता है के एफ और के आर से। ठीक है, तो हमने के एफ और के आर की जगह पे क्या पुट कर दिया, के सी पुट कर दिया। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन बनाएंगे ना, तो इसी जो है ना वो स्टैंडर्ड पे बनाएंगे। आपको आएंगे राइट के सी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन करके। ठीक है, अच्छा, अब के सी अगर आप यहाँ पे गौर से देखें ना, व्हाट इज के सी। ठीक है, के सी यहाँ पे क्या है, के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज व्हाट, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैन बी डिफाइन एज आप खुद को नजर आ रहे हैं, रेशियो है दो चीजों के दरमियान। ठीक है, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the molar concentration of reactant. ठीक है, या आप इसको के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, आखिर में। ठीक है, यही अब तक हम
प्रूफ करेंगे। वैसे आप अगर यहाँ तक प्रूफ करें तो मसला नहीं है, जब तक आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये जुमला भी लिखे साहब ने। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है, दिस वन इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है, रेशो से मुराद डिवाइड, ठीक है, क्या कहलाता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे, क्या पूछा था, स्टेट, हमने स्टेट किया, हमने बयान किया, लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टेट किया, एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, आल्सो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बाद केसी के लिए हमने एक्सप्रेशन भी बनाया। केसी एक्सप्रेशन क्या आया, केसी एक्सप्रेशन आपके पास प्रोडक्ट का रेशो, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो। तो ये हमने बनाने को बोला था। ये पेपर में बस हर साल आ रहे हैं, आप लोग तैयारी करें, एवरी ईयर आ रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉर रिवर्सिबल एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव मास। जितना आपके पास, आप यहाँ देखें, जितना आपके पास इसकी कंसंट्रेशन होगी इन दो रिएक्टेंट की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हुए आपको नज़र आएंगे। और जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रिएक्टेंट, लेकिन इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर हमने रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बनाई थी, फार्मूले बनाए थे, वो आपस में इक्वल कर दिया, चीज़ों को आगे पीछे करके हमने बिल्कुल लास्ट में यही है बेटा, देखें, केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट can be by rate of molar concentration of product to the molar concentration of reactant. Kc is defined as molar concentration of product to the molar concentration of reactant. ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया सबको? आज क्लास कितने बजे खत्म हो रहा है बताएं मुझे। वेरी गुड। अगर आपसे किसी रिएक्शन के लिए बोले कि आप इसका जो है ना केसी एक्सप्रेशन बनाएं, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज कर ले आपसे कहते हैं मैं दो रिएक्शन ऐसे ही, ठीक है, आज की क्लास में ये 2 मिनट में मैं ये डिस्कस करूंगा। आपसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, राइट केसी एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन इसी से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में आप मुझसे पूछे ना, मुझे पता है कि क्या क्या आता है पेपर में। राइट केसी एक्सप्रेशन, राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर, आपसे पूछे जाते हैं केसी एक्सप्रेशन बनाए किसके लिए, अब आपको रिएक्शन गिवन होता है। फर्ज कर ले 2HI और केसी एक्सप्रेशन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन ही दिए जाएंगे, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं देंगे। कैसे पता चलेगा? डबल एरो और सिंगल एरो से। I2 एक ये रिएक्शन है, और दूसरा आपके पास क्या है, PCl5, ठीक है, PCl3 प्लस Cl2। अच्छा, इसके लिए देखो, आपने आपको कहा जाता है कि इसके लिए केसी एक्सप्रेशन बनाए, तो मैं पहले इसके लिए केसी एक्सप्रेशन बनाता हूँ। केसी एक्सप्रेशन मुझे पता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर होता है, तो ये हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट वाला हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट को आप कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन की सूरत में, स्क्वायर ब्रैकेट में H2 और I2। खबरदार किसी ने ये जो 2 है, ये वाला 2 वो पावर में ले गया, तो पावर में अगर यहाँ पे नीचे देखें अब, अगर कोई नंबर यहाँ मौजूद हो तो वो पावर में जाएगा, और रिएक्टेंट नीचे आएगा, HI नीचे आएगा, ठीक है। और ये जो 2 है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, वो आप पावर में इस तरह यूं लिखेंगे। तो दिस इज केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केसी यूनिट भी निकालना सिखाऊंगा कि केसी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब में, आप जो है ना मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास कंसंट्रेशन का यूनिट होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं केसी के यूनिट को भी एक्सप्लेन करूंगा। इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? केसी इज इक्वल टू PCl3, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, याद रखना, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन में, PCl5। ये आपके पास केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन।
ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आप लोग अगर अपनी बुक निकालें ना, बुक निकालें, बुक में मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, उस पे कैसे एक्सप्रेशन उन्होंने बोला है कि कैसे एक्सप्रेशन बनाएं।